नाज़रीन, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मईशत की बैकबोन समझा जाता है। पाकिस्तान की मईशत का 23-24% हिस्सा सरकारी जो अदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक ज़राअत पे मुश्तमिल है। ज़रूरी पैदावार जो है कुल मजमूई कौमी पैदावार GDP का 23-24% है, और 35% जो हमारे ताज़ा अदाद व शुमार हैं, हमारी लेबर, वो ज़राअत से बराह रास्त वाबस्ता है। वैसे बिलवास्ता तौर पे तादाद इससे भी ज़्यादा है। और लेकिन एक बात अमूमन कही जाती है कि पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार कम है इंडिया की निस्बत और दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत, और कुछ जो सेक्टर्स हैं ऐसे हैं जिनमें गिरावट चल रही है। जैसे कॉटन की पैदावार पहले 1.25 करोड़ गांठें थीं, अब जो है वो 50 लाख के करीब रह गई है। इसी तरह गंदम का इशू रहता है। लोग कहते हैं कि सही काश्तकारों को उसका मुआवजा नहीं मिलता, उनकी पैदावार जो होती है फसल उसका उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, और वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम है और उसमें सीड्स की प्रॉब्लम है। और फिर ये कि हमारे यहाँ मखसूस बस चंद फसलें होती हैं, मसलन दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गूनागूं मसाइल भी हैं, और लेकिन ये कि ज़राअत हमारा एक बहुत ही सॉलिड किस्म का शोबा भी है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं जनाब इबादुर रहमान ख़ान साहब। आप जो हैं फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं और 30 साल से इस तंजीम से वाबस्ता हैं। ये चीचा वतनी के बड़े एक अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि इस वक्त ज़राअत की क्या पोजीशन है। मैंने तो सुना है कि हमारी जो मकई की फसल है वो कम हुई है और कॉटन की पिछले साल, अब क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो जी ज़राअत में ना जी हर साल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उस साल की फसल कैसी होगी। तो हमारे पास एक तो मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान में जिस कदर असर हो रहा है ये बहुत कम मुल्कों में हो रहा है। तो जैसे आपने मकई का जिक्र किया, तो मकई की फसल भी एक सेंसिटिव क्रॉप है क्योंकि हाई यील्डिंग है, हाइब्रिड है। तो इसको खुराक और मौसम का असर पॉजिटिवली भी बहुत अच्छा होता है और नेगेटिवली भी बहुत अच्छा होता है। तो अब पिछले आप 1-2 सालों में अगर आप देखें, हीट स्ट्रेस के जो टाइमिंग्स हैं वो हर साल चेंज हो रहे हैं। तो किसान जितनी मर्जी समझदारी करे, क्रॉप को आगे पीछे करे, अगर वो अपनी पोलिनेशन के वक्त में हीट स्ट्रेस में आ जाए तो उसका 20-25% नुकसान कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हमारी जो लास्ट क्रॉप है उसको वेदर की वजह से भी असर आया और उसमें हीट स्ट्रेस का भी रोल था। लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जो अब फसल हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम बहारिया मकई कहते हैं, बहारिया मकई में इस वक्त काश्त का एरिया इतना ज़्यादा था कि थोड़ी बहुत हीट स्ट्रेस की पॉकेट्स बनी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि रकबा ज़्यादा काश्त हुआ था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मकई में कमी का तो बिल्कुल सामना नहीं है, बल्कि शायद इस वक्त किसान ज़्यादती की वजह से कम कीमत पे बेचने पे मजबूर हुआ है। तो कॉटन का बड़ा इशू है कि कॉटन बहुत ही कम हो गई है, शुगर केन की वजह से कम हुई है। कॉटन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है और कॉटन में हमने तकरीबन 1.5 करोड़ बेल तक के करीब हम पहुंच गए थे, यानी हम 140 का फिगर क्रॉस कर चुके थे 90s में बिल्कुल कह सकते हैं। 2000 के बाद भी हमने एक आधी दफ़ा उस फिगर के करीब जाने की कोशिश की है। लेकिन कॉटन में जी बहुत फैक्टर हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि कॉटन में हमारी जो रिसर्च है ना जी, वो वक्त के साथ नहीं चल रही, क्योंकि हमें कुछ ऐसी बीमारियों ने कॉटन में घेर लिया जिसमें कॉटन लीफ कल वायरस थी और इसके साथ फिर पेस्ट प्रेशर किसी मुख्तलिफ वक्त में बढ़ते गए। तो हम इनके मुकाबले के लिए ऐसे कोई सस्टेनेबल वैरायटीज़ पैदा नहीं कर पाए कि जो मौसम का भी मुकाबला कर सकें और इन वायरसेस का भी मुकाबला कर सकें। तो हमें अकेले एक लीफ कल वायरस ने इतना पीछे फेंक दिया है कि हम आज तक मेरे ख्याल 1990 से ये फिनोमिना शुरू हुआ है और आज देख लें कि तकरीबन 36 साल हो चुके हैं। तो 36 साल हमारे इस तरह के गुजरे हैं कि जिसमें हम मुसलसल अप एंड डाउन का शिकार रहे हैं और हम अभी तक कोई ऐसे सस्टेनेबल बीज पैदा नहीं कर सके कि जो इंटरनेशनल मेयार पे एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन हमें दे सकें। लेकिन इंडिया इसके मुकाबले में बहुत आगे चला गया कॉटन की प्रोडक्शन में। जी, इंडिया एक वक्त था कि हम इंडिया से आगे थे, लेकिन इंडिया में काम करने का तरीका शायद ज़्यादा पायदार है
कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों पे काबू पाया और उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या हाइब्रिड सीड्स हैं, इनको उन्होंने हमारे से जल्दी मौका दिया और इसकी वजह से वो अपने वैराइटीज़ को स्क्रीन आउट करने में इस कदर कामयाब हो गए कि वो अब एक सस्टेनेबल और पायदार तरक्की की तरफ कपास में जा रहे हैं। यानी उनके बीज ज़्यादा रेजिलियंट हैं। उनके इलाके के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बीज पाकिस्तान में भी कामयाब हो। मगर हमारे जो इदारे हैं वो रिसर्च नहीं कर रहे जितने बने हुए हैं और सब कुछ। जी हमारे इदारे रिसर्च तो बिल्कुल करते हैं जी। इसमें कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात है कि रिसर्च के लिए कितने फ़ंड एलोकेट हैं। उसके बाद ये है कि जो लोग रिसर्च को मॉनिटर करते हैं या सुपरवाइज़ करते हैं, जिसमें हमारे आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं या हमारे सियासत दान कह सकते हैं, ये लोग शायद उस अहल नहीं है या इनकी तरजीहात कुछ और हैं। तो ये लोग कपास को उतना संजीदा तौर पे उस पर फसल नहीं लेते, क्योंकि इनकी आप गैर संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जो कपास के हमारे कोर एरियाज़ थे उन सब में अब शुगर मिल्स लगी हुई हैं, और कपास की फसल में, कपास के खेत के अगर चारों तरफ कोई ज़्यादा पानी लेने वाली फसल भी काश्त हो जाए तो कपास की फसल उस ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में बीमारियों का शिकार हो जाती है। तो ये इन्होंने, आप समझते हैं, जानबूझकर किया था कि शुगर मिल्स का को प्रमोट किया जा सके? देखिए जी, जानबूझ के तो मैं शायद नहीं कहूँगा, लेकिन इसको नाअक्बत अंदेशी भी कह सकते हैं और ज़ाती मफादात का खेल भी कह सकते हैं कि अब अगर जो लोग ताकत या इक़्तिदार में आएँ और अगर उनका ज़्यादा कारोबार शुगर केन से वाबस्ता है तो उन्होंने अपने कारोबार को अपने इक़्तिदार की वजह से फ्लरिश किया और उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारी कॉटन की वैल्यू चेन 12-15 अरब डॉलर की थी, जिसमें किसान, जिनर, मिलर और एक्सपोर्टर सब शामिल थे। हमने वो पूरी वैल्यू चेन तबाह कर ली। अब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर री एक्सपोर्ट करते हैं। एक वक्त था कि हमारी कॉटन हमारी एक्सपोर्ट्स की बैकबोन होती थी, लेकिन अब वो हालत नहीं है जी। अच्छा, ये भी है कि पाकिस्तान में हेर फेर के 3-4 फसलें हैं, जैसे गंदम है, कपास है, चावल है, अब मकई भी होने लगी है, लेकिन ये कि कोई डाइवर्सिटी नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी जी सबसे, हम दालें मसलन, माफ़ी चाहता जी। हूँ, दालें मसलन 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, हम खाने के तेल को इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हम वो बीज, ऑयल सीड्स क्यों नहीं उगा लेते, या दालें इतनी? इसको आसानी से समझने का ना जो सबसे आसान तरीका है कि वो हम अपने हमसाए इंडिया की तरफ देखें। वहाँ पे 50 फसलों की स्पोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म है। वहाँ की हुकूमत को आप की संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि वो पहले किसान को इनपुट सस्ते देते हैं, बिजली सस्ती देती है या मुफ्त देते हैं, उसके बाद वो उसकी फसल को स्पोर्ट प्राइस पे वापस ख़रीदते हैं। उसके बाद वो तीसरी दफ़ा उसी फसल को ख़रीद के 70-80 करोड़ आवाम को राशनिंग सिस्टम के तहत फिर सस्ती देते हैं। यानी वो थ्री फोल्ड सब्सिडी देते हैं सिर्फ अपने मुल्क की फूड सोवरेनिटी को पायदार बनाने के लिए। जबकि उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ जब किसान को 4 पैसे कमाने का मौका मिलता है तो हमारी हुकूमत के पास एक बदनाम ज़माना सेक्शन 144 है। ये वो सेक्शन 144 का निफाज कर देते हैं, किसान को गंदम मंडी ले जाने की इजाज़त नहीं देते। तो अगर आप अपने किसान को गंदम, मकई, चावल और कपास जैसी फसलों को भी बेचने का मौका नहीं देंगे। अच्छा, चावल पे भी लग जाती है? हुकूमत की मर्जी है ना जी। हुकूमत को जब से किसी मतलब पुराने, आजकल नहीं लग रही, लेकिन पिछले दौरों में चावल पे भी लगती रही है। वजह क्या है? वजह यह कि हुकूमत को के मशीर ऐसे हैं कि जो जिनकी दूर की नज़र काम नहीं करती, वो सिर्फ देखते हैं कि डंग टपाओ, आज का दिन कैसे गुजरना है। एडहॉकिज्म कहते हैं, या पंजाबी का बड़ा मशहूर लफ्ज़ है डंग टपाओ। डंग टपाओ यानी आज का दिन गुजारो। तो हमारी एग्रीकल्चर के फेलियर या तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह है कि ये एक दिन के लिए सोचते हैं। जब आप बड़ी फसलों को कामयाब नहीं होने देंगे तो लोग नई और वैल्यू एडिड फसलों की तरफ जाने का रिस्क कैसे लेंगे जी? मगर आप समझते हैं कि यहाँ पे अगर कोशिश की जाए तो ये जो हम खाने के तेल के बीज हैं, ऑयल सीड्स हैं और जो दालें हैं, इसमें खुद कफील हो सकते हैं?
100% हो सकते हैं जी। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक और इशू है कि ज़्यादातर जो तेलदार अजनास है ना जी, वो गंदम के मुकाबले पे हैं। ओके। तो अगर हमने तेलदार अजनास को कामयाब करेंगे तो फिर हमें गंदम का एरिया भी कुछ कम करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम दोनों की वैल्यू को एवेल्यूएट करें, हम सोचें कि किसकी इंपोर्ट सस्ती है, हम वो कम कर दें, और दूसरा तरीका ये कि हम नए एरियाज़ ढूंढें जो पहले काश्त नहीं हुए, उन एरियाज़ को हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम लगवाएं और वहाँ पे हम ऐसा माहौल क्रिएट करें कि किसान को वहाँ पे एडिबल ऑयल लगाने में फ़ायदा हो। क्योंकि एडिबल ऑयल की ना मार्केटिंग के बड़े इश्यूज़ हैं। एक साल ये 10,000 9,000 पे बिकता है, अगले साल ये 5,000 पे बिकता है। तो अगर एक किसान को आधी कीमत उसकी निकल जाए तो फिर अगले साल ये छोड़ के गंदम में चला जाता है। दालों का क्या इशू है? दालों का इशू भी मिलता जुलता सही है। दालों में भी एक दो दालें ऐसी हैं जो गंदम के मुकाबले पे आती हैं और एक दो आती हैं कपास या चावल के मुकाबले पे। तो अब ये दो, कपास चावल हो गई या गंदम हो गई, इनके जो मार्जिन हैं ना जी, दालों से ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो दालें ज़्यादा बादानी इलाकों से आई हैं, क्योंकि बादानी इलाकों में और कुछ होता नहीं था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो बादानी इलाके में भी आबादकारी शुरू हो गई है। आबादी का प्रेशर इतना है कि लोग अपनी बंजर ज़मीनों को भी आबाद करने पे मजबूर हो गए। तो जैसी कोई ज़मीन आबाद होती है तो उनको फिर मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं। जब मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं तो फिर वो कम आमदनी वाली फसल से को छोड़ जाते हैं। दालों में मैं भी किसी दौर में मसूर मैं उगाता रहा हूँ, तो ये मुनाफा कम होता था जी। तो इसमें जो भी फसल आपके मुल्क में कम होती है, सवाए मुनाफे के कमी के कोई ऐसी वजह नहीं है, हम हर चीज़ उगा सकते हैं। तो एक इशू ये रहा है कि फर्टिलाइज़र पे हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत महंगी है, बहुत महंगी। वाकई महंगी है ये? जी, वक्त के साथ साथ तो अब बहुत ज़्यादा। अब इस वक्त देखें DAP की एक बोरी तकरीबन 16 साढ़े 16,000 रुपये की हो गई है। और अगर आप DAP ना डालें, आप सिर्फ नाइट्रोजन डाल दें, तो वो फसल की पैदावार भी पूरी नहीं आती और फसल बीमारियों का शिकार हो जाती है। अब इसी के उस पर देखें कि हमारे हमसाये में इंडिया में इस वक्त DAP की बोरी शायद 3,500 या 4,000 रुपये की है। सब्सिडी वहाँ के 4,500? हमारे। अच्छा। और उनकी यूरिया शायद हमारे हिसाब से 18 या 1600 की है। हमारे कितनी है? हमारी यूरिया इस वक्त है जी 4500 की, यानी 3 गुना का फर्क जी। 3 गुना हमारी यूरिया ज़्यादा है और हमारी DAP भी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है या 4 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप हमारे किसान को देखें ना जी रीजन के हिसाब से, तो इंडिया के साथ ही हमारा किसान 25 या 30% लॉस के साथ फार्मिंग शुरू करता है। यानी कि इंडिया का फार्मर हमारे से 25 या 30% ऊपर है मुनाफे के साथ। पहले दिन जब वो अपनी फसल काटना शुरू करता है तो वो 25% उसकी जेब में होता है। तो हमने वो कवर करने के बाद उसको इंटरनेशनली कम्पीट करना है। हमारी हुकूमत आवाम को ये तो नहीं बताती कि हमारा किसान किस हालात से गुजारा कर रहा है। ये कह देते हैं कि किसान माफिया है। क्या माफिया किसान जिसके पास, कहते हैं जी गंदम की कीमत हमने इसलिए कम की कि ये माफिया है। देखें अब आप ये खुद देखें कि जब हुकूमत ने गंदम की कीमत कम की, कम अज़ कम 1,000 अरब रुपया गंदम में से किसान की जेब से निकला और आड़ती, व्यापारी, मिलर और तनूर वाला, इन चारों की जेबों में गया। अब आप ये बताएं कि अगर एक किसान की जेब से आपने एक फसल में 1,000 अरब निकाल लिया तो 1,000 अरब उसका मुनाफा तो नहीं था। इसमें से कम 700, 800 या 600 अरब तो उसका लागत थी। जो गंदम किसान ने 2200-2300 में बेची है, उसमें किसान को 700-800 रुपये नेट लॉस आया है एक मन के पीछे। अभी इस साल मुझे लोगों ने बताया कि हमने 3,000 रुपये मन बेची है जी, और इस वक्त आटा जो है तकरीबन 6,000 रुपये मन है। तो ये इतना फ़र्क क्यों है? देखें जी, यही तो हमारा गिला भी होता है हुकूमत से कि ये जो आवाम को बताते हैं कि जी हमने किसान से आवाम की खातिर सस्ती ख़रीदी है, उस आवाम को भी कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत ने किसान को भी मार दिया, आवाम भी मर रही है। अब किसी शहर में 2900 का 20 किलो का थैला मिल रहा है, कहीं पे 2400 का मिल रहा है। उतने में तो मन की बेची है किसान। जी बिल्कुल बेची है। और इन्होंने हुकूमत ने 3500 का रेट किसान को सुनाया है, लेकिन ज़्यादा गंदम बिकी है 3,000 से लेकर 3200 तक। 3500 में सिर्फ उन लोगों की बिकी है जिनकी गंदम उन्होंने होल्ड कर ली, या कोई ऐसे अजला हैं जहाँ पे गंदम की कटाई बहुत लेट होती है, जैसे सियालकोट, पसरूर वगैरह है। और या जिन लोगों ने सबसे पहले काटी, जैसे यजमान मंडी भावलपुर है, उन लोगों ने 3300-3400 की भी बेची है। इस वक्त मार्केट में अगर हुकूमत
पकड़ दकड़ ना करे तो 4,000 रुपये में गंदम नहीं अवेलेबल। और आटा तो 5,800 जी, में है। और अभी ये वक्त महंगाई का नहीं है। हम्म। गंदम महंगी होती है जी सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर। आप ये सोचें कि जो इस वक्त हालात हैं, इस साल सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, हमें खदशा है कि उस वक्त गंदम आपको नहीं मिलेगी। और एक आप इतनी अजीब बात देखें, इन्होंने 3 मिलियन टन का टारगेट रखा था गंदम की परचेज का, और हमारे सुनने के मुताबिक ये 2 लाख टन भी नहीं खरीद सके। 30 लाख टन खरीदनी थी और ये 2 लाख टन भी नहीं खरीद सके। 20 लाख नहीं, 2 लाख। 2 लाख भी नहीं खरीद सके। 30 और 2 में तो बहुत फर्क है, 28 लाख का फर्क। जी, और ऊपर से पंजाब में ये पंजाब की बात हो रही है। और अगली खबर जो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ी है कि 2.25 लाख टन तो इनसे आर्मी ने अपने इस्तेमाल के लिए मांग रही है। तो अगर आर्मी वो 2.25 लाख टन ले लेती है, और उन्हें तो चाहिए, लाजमी उन्हें भी चाहिए, जाहिर है जी। तो ये जो 11 कंपनियां हुकूमत ने इस दफ़ा बनाई, एक नया फार्मूला निकाला, पता नहीं किसके कहने पे, तो उन 11 कंपनियों ने जो कुछ ख़रीदा वो तो पाक फ़ौज के कंजम्पशन में चला जाएगा। तो ये 12 करोड़ अवाम फिर ये इंपोर्ट करेंगे बाहर से और ज़र मुबादला खर्च देखें करेंगे। जी, जब इतना बड़ा मुल्क इंपोर्ट में जाता है तो इंपोर्ट की कीमतें भी बदल जाती हैं। अच्छा, अब ये है, आपने खाद की बात की कि खाद बहुत महंगी है। बीज का अक्सर कहा जाता है कि बीज और पेस्टिसाइड जो है ना वो सही नहीं मिलते किसान को, ये क्या इशू है? इसमें ना जी बिल्कुल इस बात को हम मुकम्मल गलत भी नहीं कह सकते और मुकम्मल ठीक भी नहीं कह सकते। इसमें जो मेरा तजर्बा किसान के तौर पे ये है कि जब किसान की अपनी आमदन या उसकी बचत ज़्यादा ना हो या अगली फसल के लिए सरमायाकारी की कमी हो तो वो फिर उधार की तरफ शिफ्ट होता है। जब आप उधार की तरफ जाते हैं तो जब भी आप किसी मंडी में या मार्केट में जाएंगे तो जितने अच्छे दुकानदार हैं वो कम उधार करते हैं, उनका बिज़नेस इतना स्ट्रांग होता है कि वो उधार का रिस्क नहीं लेते। तो उधार ज़्यादातर करते हैं छोटी दुकानों वाले। तो छोटी दुकानों वाले फिर उस उधार में से अपने डिफ़ॉल्ट के रिस्क को कवर करने के लिए 2 नंबर या लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं। उन पर कोई चेक नहीं है? जी, चेक बिल्कुल होता है, लेकिन देखें चेक होता है, किसान की शिकायत भी तो होना जी। किसान की शिकायत बहुत कम होती। कई किसान डर के शिकायत नहीं करते कि हमें दोबारा मिलेगी नहीं। कई किसानों को दुकानदार ऐसे मुतमईन कर लेता है कि तुमने गलत टाइम पे स्प्रे की होगी, तुम्हारी स्प्रे की नोज़ल सही नहीं होगी, तुम्हारा तरीका गलत है। तो वो कई बहाने बना के किसान को मुतमईन कर लेते हैं और उसको दोबारा सही प्रोडक्ट दे के। सीड सही मिलता है? सीड में जी बिल्कुल मिक्सिंग है जी, और उसकी मिक्सिंग की वजह शायद हमारे जो सीड को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं। और उनकी मिसाल ये है कि आप आए दिन सोशल मीडिया पे नई इकसाम के बीजों के इश्तिहार देखते हैं जो गैर मंजूर शुदा होते हैं। तो मैंने पर्सनली कई दफ़ा सीड सर्टिफिकेशन के डिपार्टमेंट के लोगों को मैसेज भी किए, कॉल्स भी की कि ये जो इस वक्त बीज बिक रहा है ये एक गैर मंजूर शुदा है और ये किसानों का नुकसान करेगा। लेकिन मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी मुझे फीडबैक नहीं मिला या उन्होंने मेरे से दोबारा नहीं पूछा। ये सूबाई महकमे है? ये जी एक तो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है और अभी तक मेरे समझने में वही एक्टिव है। अभी वैसे तो सूबाई बन जाना चाहिए था, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई मेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सूबे अलहदा डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, वफाक अलहदा में चल रहा होता है, और क्योंकि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मुसलसल करनी पड़ती है, तो ये समझ से बाहर है कि 18वीं तरमीम के बाद ये कैसे सारा कुछ कन्फ्यूजन है। बिल्कुल कन्फ्यूजन है जी, बिल्कुल कन्फ्यूजन है। उसका नतीजा भुगत रहे हैं जो सूबा मेहनत कर रहा है, अच्छी मेहनत करता है। अब उस सूबे के पास इख्तियारात नहीं है कि वो अपनी मेहनत का फल ले सके। उसको फेडरल गवर्नमेंट अपने कई ऐसे असूल लगा देती है जो उसके सारी की कराई मेहनत ज़ाया हो जाती है। जैसे हमने पंजाब में जोग्राफिकल इंडिकेशन पे काफ़ी काम किया, अमरूद पे, बासमती पे और किन्नों पे और मुल्तान में। थोड़ा वजाहत करें जोग्राफिकल इंडिकेशन। जी, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक नया फिनोमेना है जी जो WTO के तहत आ रहा है, जिसमें ये दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हर चीज़ के पैदा होने के लिए कोई आइडियल मकामात हैं। जैसे आप देखें कि कई मुल्क हैं जहाँ की शैम्पेन बहुत मशहूर है,
कई मुल्क हैं जहाँ का चीज़ बहुत फेमस है, किसी के बीफ बहुत फेमस जैसे है। हमारे सरगोदा का किन्नू बड़ा जी, हमारा भलवाल सरगोदा का किन्नू मशहूर है। जापान में कोबे बीफ बड़ा फेमस है। मुल्तान का हमारा आम बड़ा फेमस है। शरकपुर का अमरूद फेमस है। तो इस तरह दुनिया में चीज़ों को एक्नॉलेज किया गया कि जो चीज़ जहाँ पे कुछ इंफरादियत के साथ पैदा हो रही है तो उसको रजिस्टर किया जाए ताकि दुनिया के जो कंज्यूमर है वो उस चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो जब ये चीज़ हमारे सामने आई तो हमने फिर एक तंजीमें बनाई, जैसे हमने गावा ग्रोज एसोसिएशन बनाई, एक हमारी मुल्तान मैंगो बनी, एक सरगोदा किन्नो बनी। हमने इन सारा इस पे होमवर्क करके इसकी लीगल ज़रूरियात पूरा करते हुए इसकी एप्लीकेशन फ़ाइल की कि इसको रजिस्टर किया जाए। लेकिन 2021-22 में यकदम हुकूमत को क्या ख्याल आया कि उसने इस सारे कानून को स्क्रैप करके और इसको फेडरल गवर्नमेंट के चार्टर में ले लिया और वो सारी हमारी 8-10 साल की मेहनत नाल एंड वॉइड हो गई। इम्प्लीमेंटेशन फिर नहीं हुई तो जब वो फेडरल के ख़त्म हो। पास। देखें कि हमने एक एप्लीकेशन 2005 में फ़ाइल की, हुकूमत ने 2021-22 में उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो अब जो हमारा उसमें 17 साल का सफ़र था और इंटरनेशनली एक्नॉलेज हमारे पास उसकी हमारी लीगल फुटप्रिंट्स थे कि हम इतने साल पहले के एप्लीकेंट्स हैं, वो पता नहीं वो ज़ाया हो गया शायद सारा। अब अगर इंडिया वही चीज़ फ़ाइल कर देता है तो हमारी जो सारी मेहनत थी उससे इंडिया बाजी ले जाएगा कि वो पहले आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज। जी, जब हम इसको मार्केट करेंगे इंटरनेशनली तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे आपसे पहले इंडिया ये चीज़ हमें दे चुका है। जैसे बासमती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो गाइडेंस है और जो महकमा ज़राअत भी तो है ना पंजाब का, जी वो जो फार्मर्स को गाइडेंस मिलनी चाहिए और असिस्टेंस मिलनी चाहिए, वो हमारे तो छोटा फार्मर ज़्यादा है ना, 5 एकड़ से भी कम का फार्मर जी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हमारे है। पास जी लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत तेज़ी से भी हो रही है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है जी। मसलन बच्चे हो जाते हैं ज़्यादा, बिल्कुल तकसीम हो बिल्कुल जी। जाती है। मतलब लोगों ने हम खुद तकरीबन 600 साल से ज़्यादा से इससे ज़मीन और ज़मींदार से कंसर्न्ड हैं। तो हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि जी बहुत नीचे चली गई लैंड होल्डिंग। तो इसी तरह गांव में भी है और गांव में अब कुछ अब पॉपुलेशन की कमी यानी कि रफ्तार बढ़ने की जो कम हुई है, अदरवाइज़ गांव में 5, 6, 8, 10 बच्चे नॉर्मल घर के होते थे। तो जो ज़मीनें लोगों के पास 100 एकड़ 200 एकड़ थे, अब वो 5, 10, 12 पे आ गए हैं। तो इससे बहुत नुकसान इस सेंस में हो रहा है कि जैसे अब 5 एकड़ का फार्मर है, वो ना ट्रैक्टर अफोर्ड करता है, ना वो कोई और मशीन अफोर्ड करता है और ना उसको ये चीज़ें किराए पे भी अच्छी तरह मिलती हैं, क्योंकि जो किराएदार जिसने चलाना है उसने अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पूरी करनी है। अब 1 एकड़ पे हल चलाने के लिए आप उसको कहाँ से बुलाएंगे? तो उसी का रिज़ल्ट ये है कि जब फार्मर की तादाद बढ़ जाती है तो महकमा एग्रीकल्चर अगर काम करे भी, अभी तो इतना काम नहीं करता, लेकिन अगर वो कोशिश भी करें तो उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि उनकी तादाद 35,000 के करीब है जो महकमा ज़राअत देते हैं गाइडेंस वगैरह। मेरे ख्याल में जी वो ख़ुद इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो लेटेस्ट फार्मिंग के साथ खड़े हो सकें। उनमें से कुछ अच्छे अफसर आपको मिलेंगे, लेकिन उनके साथ भी आप देखेंगे उनके साथ भी म्यूज़िकल चेयर चल रही होती है। हमारा महकमा ज़राअत जो है उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं जी, वो बेचारों की अपनी कुर्सी बचाना, नौकरी बचाना और कहीं दूर ट्रांसफ़र होने से अपने आप को बचाना, ये उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। और इससे अगर उनको वक्त आप दे दें और एक उनको हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनसे हर काम लेती है, ये उनसे जुलूसों को भी मैनेज करवाती है। जी, जो काम उनके नहीं है वो उनसे लिए जाते हैं। हत्ता कि उनको मंडियों में ये भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि आपने इस कीमत से ऊपर ज़मींदार की जिन्स बिकने नहीं देनी, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो वो जब इन चीज़ों में से गुज़रते हैं तो उनकी तरजीहात फिर किसान के पास जाना नहीं रहती उस तरह। तो ये काम उनकी बजाय जो हमारी प्राइवेट दवाएं और बीज बेचने वाली कंपनियां हैं, ये फ्रीज़ा ज़्यादा वही अंजाम दे रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी आ सकती है अगर इंश्योरेंस का सिस्टम हो क्रॉप्स की, जैसे अब अचानक ख़राब हो गई मेज़ की, मकई की और इस तरह के? जी, इंश्योरेंस से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जी। इंश्योरेंस ख़ास तौर पे जी जो हमारी मौसमियाती तब्दीली जब से पिछले 5-7 साल से है, इसमें इंश्योरेंस का जवाज़ बढ़ता जा रहा है।
लेकिन पाकिस्तान में अभी तक पता ऐसी क्या वजूहात हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज उस तरह सामने नहीं आ रही, या तो लॉस डिटेक्शन या लॉस एनालिसिस का कोई मैकेनिज़्म प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत तो हमेशा ख़राबी का अंदाज़ा पटवारियों के ज़रिए लगाती है और वो एक ऑब्सोलीट सिस्टम है। या तो हमारे मुल्क में सैटेलाइट इमेजिंग प्रॉपर आए कि हर खेत सैटेलाइट से मॉनिटर हो, तो फिर शायद हो सकता है कि ऐसी कह लें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए कि जिस पे किसान को भी एतमाद हो और हुकूमत को भी एतमाद हो और इंश्योरेंस वाली कंपनी को भी हो। क्योंकि इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी महसूस करती हैं कि हमारे साथ झूठ बोला जाएगा या हमें सही डाटा नहीं, हम डाटा लेने के काबिल नहीं है। तो ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि जितना किसान नेचर के सामने एक्सपोज होता है कोई और कारोबार नहीं होता। जब तक हम अपनी फसल को आड़ती हमारी फसल की बोरियां ना भर लेना जी। मेरे साथ ये भी हुआ है कि मेरी फसल मंडी में बिकी और बिकने के बाद बारिश आ गई और ख़रीदार ने लेने से इनकार कर दिया, हालांकि वो चीज़ उसकी हो गई थी, लेकिन उसने कहा जी अब मैं दोबारा असेस करूँगा अगले दिन। तो हमारे तो जब तक किसान की चीज़ दूसरे की ट्राली में लोड ना हो जाए वो किसान की होती है। तो आपके ख्याल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शॉर्ट टर्म में ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए, पैदावार को और किसान को खुशहाल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक दो बड़े मेजर्स ये लिए जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें जो मैं अगर सबसे पहले रखूँगा ना जी, वो हैं मार्केटिंग का निज़ाम। इसमें से हुकूमत अपने आप को दूर कर ले, गंदम से भी, हर चीज़ से दूर कर ले। हुकूमत को अगर गंदम चाहिए तो उसका एक बहुत अच्छा हल है, हुकूमत यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज बनाए और उसके साथ वेयर हाउसिंग रिसीट सिस्टम बनाए। एक स्टैंडर्डाइज वेयर हाउस हो जिनमें क्वालिटी प्रोडक्ट स्टोर हो और उसका सारा अकाउंट हो कमोडिटी एक्सचेंज में। हुकूमत को अगर 4 मिलियन टन गंदम चाहिए, 5 मिलियन टन गंदम चाहिए, हुकूमत कमोडिटी एक्सचेंज में फ्यूचर बाय कर ले। हुकूमत फ्यूचर बाय करेगी तो मैं भी सेफ़ हूँ। मैं नवंबर में मैंने गंदम काश्त करनी है, मुझे पता होएगा कि मई में हुकूमत ने 40 लाख टन ख़रीदनी है इस रेट में, तो मैं गंदम लगाऊंगा। अब मुझे भी नहीं पता हुकूमत ने लेनी है नहीं लेनी और मेरी कितने में बिकनी है। तो एक तो मार्केटिंग बेहतर करे, अपनी मुदाखलत ख़त्म कर दे और किसान को पैसा कमाने दे, ताकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा ना जी। और किसान नई फसलें लगाएगा और उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी जी। वो कपड़ा आप खरीदेगा, देखें चीज़ें खरीदेगा। मेरा क्योंकि शहर में भी मेरी रिहाइश है और मैं गांव में भी हूँ, तो शहर में पिछले 1 साल में अच्छे हालात नहीं है। आप मार्केट में चले जाएं, हर दुकान पे सेल का बोर्ड लगा हुआ है, कोई दुकान पूरी कीमत पे बेच ही नहीं पा रही, दुकानों में ग्राहक नहीं है। क्यों नहीं है? आपके ट्रैक्टर इंडस्ट्री बैठ गई है। अगर ये हुकूमत अपनी ट्रैक्टर की स्कीमें ना दे तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री बंद है पाकिस्तान की, वो तो चल ही हुकूमत की स्कीमों पे रही है। तो एक तो मार्केटिंग सही कर लें, अपनी मुदाखलत को उसमें से अपनी मुदाखलत को निकाल लें और एक ना जी किसानों को एक पॉलिसी दे दें हुकूमत के जी अगले 5 साल में हुकूमत का ये नज़रिया है। अब हमारे पास हुकूमत का कोई प्लान नहीं है, हत्ता कि सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हो तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। हुकूमत तो बहुत बड़ी चीज़ है ना जी, एक सेक्रेटरी बदल जाए तो हमारी पॉलिसी बदल जाती है। इरेटिक है, यानी है ही नहीं है ही नहीं। जो आता है वो अपनी पसंद से कोई जो उसको अच्छी बातें लगती हैं वो शुरू हो जाता है। अब कभी कोई सेक्रेटरी आएगा जो हॉर्टिकल्चर एरिया से होगा, वो कहेगा जी आप ये माल्टे उगाएं। अब उन्हें कौन बताए कि पंजाब माल्टों के लिए नहीं अच्छा, पंजाब किन्नों के लिए अच्छा है। माल्टे चाहिए ये सरगोद वो KPK और इस साइड पे जहाँ की धूप हमारे से फ़र्क होती है। हरीपुर का रेड ब्लड खा लें और पंजाब का खा लें, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक नस्ल है। क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। तो हमारे सस्टेनेबल पॉलिसीज़ दे दें, हम इनसे कुछ नहीं मांगते। इन्होंने हमें इतना ढीठ और मजबूत कर दिया है पिछले 70 साल में कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं। और आप इंडिया के एग्रीकल्चर की बात करें, हम उनसे बहुत आगे हैं जी। वो तो हुकूमत की सपोर्ट पे हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट हटा ले, 6 महीने बाद आपको इंडिया में तबाही मिल जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत जितनी सपोर्ट हटाती है हम बेहतर हो जाते हैं। हम बेहतर हैं जी, हम बहुत बेहतर हैं जी। हम तो कहते हैं कि जब ये हमारे से दूर होते हैं हम कामयाब हो जाते हैं। जब ये हमारे देखें आप, मकई और आलू में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा है। गंदम, कपास, चावल और शुगर केन में पाकिस्तान का पता ही कोई नहीं है।
क्योंकि इन चारों में हुकूमत की मुदाखलत है। गंदम और जो वो आलू और मकई है वो हुकूमत को समझ नहीं आती, इनसे ऊपर की फसलें हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज कमीशन आप कह रहे हैं हुकूमत बनाए और वो दूर भी हो जाए, तो वो कैसे देखिए, हुकूमत का काम होता है रेगुलेटर का, रेगुलेटर? क्योंकि अगर कमोडिटी एक्सचेंज किसान या कोई प्राइवेट बनाएंगे तो वो तो एक कार्टेल बन जाएगा ना जी। अच्छा। तो अगर हुकूमत से उसके रूल्स को मॉनिटर करे और ख़ुद ना अंदर घुसे, हमें और ख़रीदारों को, फ्लावर मिलों को, सबको ख़रीदने दे। हुकूमत को 5 मिलियन टन गंदम चाहिए, हुकूमत वहाँ जाके बिड कर दे, हमारे गोदामों में पड़ी रहे या जिसके मर्जी पड़ी रहे। हुकूमत ने हमसे जब एक चीज़ ख़रीदी होगी तो हम देने के पाबंद हैं। तो इसी तरह अगर कॉटन में प्राइवेट सेक्टर ने वो करना है तो कॉटन में क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर वो आगे बढ़ा? जी, उस पे आप बीज के लिए हुकूमत पे क्यों रिलाई करते हैं? हुकूमत, बदकिस्मती ये है जी कि हुकूमत ना तो खुद काम करती है ना किसी को करने देती है। हुकूमत से काफ़ी साल पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा कि जी हम आपकी कॉटन का क्राइसिस हल करते हैं, आप या तो हमें कॉपीराइट दें कि हमारा बीज कोई चोरी करके नहीं बेचेगा। जी जी, उन्होंने कहा या तो आप हमें कॉपीराइट दें कि हमारा बीज कोई चोरी नहीं करेगा, और अगर आप हमारी चोरी नहीं रोक सकते तो आप हमें 1 बिलियन रॉयल्टी साल की दे दें। 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन रुपीस, सिर्फ 1 बिलियन रुपीस। उतने की तो ये एक सेक्रेटरी कार खरीद लेता है। आप ये देखें कि 1 बिलियन हमारा तकरीबन साल का 500-700 बिलियन का हम कॉटन में लॉस करते रहे एक साल में। हमने, हमारी क्या जिद थी या कौन लोग थे जिन्होंने वो 1 बिलियन नहीं देने दिया? और ये बात आज से कम से कम ये 2012-13 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। यानी आपने 10 साल हजारों अरब का नुकसान कर लिया 1 अरब की खातिर। 10-12 साल पहले की ये बात है कि वो कंपनी ने इनसे कहा था, इन्होंने उसको भी 1 अरब नहीं दिया, उसको इन्होंने सीड की कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी नहीं दी, और उसके बाद से आज तक आप देखें आपने हज़ारों अरब का नुकसान किया। आपने अपने मुल्क की रीढ़ की हड्डी को तबाह कर दिया। आपने उन किसानों को मजबूर कर दिया कि वो मकई और शुगर केन और चावल में चले जाएं, जो कि बहुत वाटर इंटेंसिव है और वाटर की कमी है, वाटर गजलर हैं। गजलर। और आप ये देखें 1 किलो बासमती चावल उगाने के लिए 4000 लीटर पानी चाहिए हमें, 1 किलो बासमती। जबकि कॉटन तो बहुत कम पानी के लिए। कॉटन पानी भी कम लेती है जी। दूसरी बात है, कॉटन पॉवर्टी एलिविएट करती है। कॉटन उन इलाकों में की थी जहाँ पे गुर्बत थी, ये और ये गांव की देहाती औरत के को सेल्फ सस्टेन करती थी, उसकी पॉकेट मनी कॉटन होती थी। मतलब 3-4 महीने उसका जेब खर्च चलता था औरत का। वो उससे अपने छोटे छोटे काम करती थी, जेवर बनवाती थी, कोई बकरियां खरीद के उन्हें पालती थी। और गांव की जो इकॉनमी को अगर आप अंदर से देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। वहाँ पे शौहर बीवी को पैसे नहीं देता, बीवी शौहर को पैसे नहीं देती। तो आपने उन गांव की औरतों की मुस्तकिल ज़रिया आमदन ख़त्म कर दिया। तो आप समझते हैं कि मेन इशू ये है कि हुकूमत जो है वो अपने आप को हटाए जी, मार्केट पे छोड़ दे। हुकूमत का काम है जी कि वो मॉनिटर करे, रेगुलेट करे। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि हुकूमत को रिसर्च से भी निकल जाना चाहिए। रिसर्च के लिए आपको प्राइवेट इदारों को माहौल दें। आप देखें जैसे अमेरिका की ये मकई की कंपनियाँ हैं, आज से 10-1 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, पायनियर थी, जो अब कॉर्टेवा हो गई है। वो $1 जो इन्वेस्ट करते थे मकई में, $75 कमाते थे। वो इस लेवल पे आ गए थे, लेकिन ये लेवल उन्होंने एक दिन में हासिल नहीं किया, पता नहीं 40-50 साल की मेहनत है। अब हम भी उन्हीं कंपनियों के दम पे खड़े हैं। अगर आज पाकिस्तान में आप मकई में से या आलू में से या चावल में से इंटरनेशनल बीजों को निकाल लें तो पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, अपनी नहीं है। जो हमारी चावल की आप 70-80% जो काश्त है वो किसी और मुल्क के बीज हैं, इंटरनेशनल। अब मैं मुल्क का क्या नाम लूँ, उसको इन्होंने अपने नामों से रजिस्टर कराया हुआ है। मतलब शर्म भी नहीं किसी को आती, अब क्या कर सकते। तो जो वीट है उसमें ऐसा नहीं, वीट में हम जर्म प्लाज्म लेते हैं जी मैक्सिको से और कहीं और से, लेकिन हमारी जो उसकी ब्रीडिंग है वो पाकिस्तानी है। हम उसके पेरेंट्स, मतलब हमारे पास चावल की ब्रीडिंग भी है, लेकिन हमारी अपनी इकसाम अब इतनी पीछे रह गई हैं कि और दूसरे मुल्कों की इकसाम उनकी जगह ले चुकी हैं। और मकई में तो हमारे पास हम उन्हीं का उन्हीं के बीजों को यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स के बीज हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया एग्रीकल्चर का। बहुत मेहरबानी आपके वक्त की।